नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इकोनॉमिक्स की या इकोनॉमिक की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं पेपर मनी या फिएट मनी के बारे में। दरअसल हम डिस्कस कर रहे थे मनी और बैंकिंग वाला चैप्टर, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में बार्टर सिस्टम से लेके मनी के इवोल्यूशन, मनी के टाइप्स के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, और उसी का अगला पार्ट है। उसमें हम देख रहे थे कि किस प्रकार से हमने कमोडिटी मनी देख ली थी, है ना, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। फिर हमने मेटेलिक मनी देखी, उसकी भी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है ना। ये सब हमने उसमें देख लिया है। फुल बॉडीड कॉइन क्या है, टोकन कॉइन क्या है, ये सब चीज़ें हमने देख ली। उसी क्रम में आज हम देखेंगे पेपर या फिएट मनी के बारे में। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम पेपर या फिएट मनी के बारे में जानेंगे। इसमें हम देखेंगे कि फिएट मनी जो है वो क्या होती है, लीगल टेंडर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें जानकारी हासिल करने वाले हैं। बैंक मनी जो है उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसी में लेता तो फिर लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता और कंफ्यूजिंग बहुत है, थोड़ा सा समझना इसमें पड़ता है ना। तो उसको हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। फिर साथ ही उसमें पूरी चीज़ें उसमें देख लेंगे, जैसे चेक ट्रंकेशन सिस्टम है, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म क्या होता है, एनपीसीआई यूपीआई वाला, ये बैंक मनी वाले जो लेक्चर होगा अगला, उसी में देख लेंगे, है ना। तो आज का लेक्चर शुरू कर लेते हैं। Before we start lecture, this is my brief introduction. I am हंसराज कुमावत। मैं जीआरएफ हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। 2 यूपीएससी मेंस लिख चुका हूँ। मास्टर्स मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही किया है, और बैचलर्स मेरा बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में अपने बैच का टॉपर रहा हूँ। और इस क्षेत्र में मेरे को 5 साल से अधिक का वक्त हो गया है पढ़ाते हुए और दूसरे कार्य करते हुए। ठीक है जी, ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम आ जाते हैं पेपर मनी में के ऊपर, है ना। तो मनी का इवोल्यूशन हम देख रहे थे, मनी के टाइप्स देख रहे थे, कमोडिटी मनी हमने देख ली, मेटेलिक मनी देख ली, और उसके बाद में आ जाता है पेपर मनी। पेपर मनी का मतलब हो गया कि जो नोट्स वगैरह जो बनते हैं वो सब पेपर मनी में आ जाते हैं। अब यहाँ पर पेपर मनी में दो चीज़ें आती है, एक फिएट मनी क्या होता है और एक होता है, हम इसी में आगे देखेंगे कि लीगल टेंडर क्या होता है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि कैसा क्वेश्चन बना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फिएट मनी होती क्या है। फिएट मनी का मतलब हो गया कोई भी करेंसी, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट जो है रेगुलेट करती हो, है ना, और उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। भाई पेपर मनी की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। ये पेपर है, मान लीजिए इस पर 10 यूरो लिखा है, तो क्या ये इस पेपर को आप बेचोगे तो क्या 10 यूरो मिल जाएगा, है ना। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। पेपर मनी जो होती है उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। जबकि देखिए कमोडिटी वैल्यू मनी की और जो मेटेलिक मनी है उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, पर पेपर मनी की कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, ये आपको याद रख लेना है ना। फिएट मनी होने का मतलब है कि उसको किसी गवर्नमेंट जो है उसका उसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है ना। अब कोई भी मनी जो है वो फिएट मनी हो, इसकी दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है? दो कंडीशन है, और दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली जो है वो, यानी एक साथ जो है वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो फिएट मनी कोई भी फिजिकल करेंसी हो सकती है, कोई डिजिटल हो सकता है जिसमें कॉइन्स आ सकते हैं, नोट्स आ सकते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी, है ना। तो जैसे क्रिप्टो करेंसी वगैरह जो है, ये सब इथेरियम, बिटकॉइन, ये सब क्या है, ऐसी चीज़ें भी फिएट मनी हो सकती है। उसके जो है दो शर्तें हैं, वो शर्तें अगर पूरी करती है तो, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि कोई फिएट मनी हो उसके लिए उसको फिजिकल मनी होना जरूरी हो। फिजिकल भी हो सकता है, कोई डिजिटल भी हो सकता है, कोई डिजिटल कॉइन हो सकता है ना, जैसे बिटकॉइन है ना। कोई नोट हो सकता है, क्रिप्टो करेंसी हो सकती है, ये सब भी फिएट मनी हो सकती है अगर वो दो शर्तें पूरी करते हैं। तो कौन कौन सी दो शर्तें हैं देखो। एक तो वो किसी गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक के द्वारा उनको इश्यू किया जाना चाहिए, है ना। अगर मान लीजिए बिटकॉइन को कोई सेंट्रल बैंक किसी देश का इशू करता, है ना, तो एक शर्त तो उसकी पूरी हो जाती। मगर यहाँ बिटकॉइन को हम फिएट करेंसी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी एक पहले कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही है। क्यों पूरी नहीं हो रही है? क्योंकि वो किसी सेंट्रल बैंक या किसी गवर्नमेंट के द्वारा उसको इशू नहीं किया गया है। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि वो इशू जो है वो किसी सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट के द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है ना, ये इसमें हो गया। वो या उसको किसी राजा या रानी के ऑर्डर के द्वारा, गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक के ऑर्डर के द्वारा उसको इश्यू किया जाना चाहिए। एक कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये हो गई, कौन सी? ये उसको ये वो या तो कोई फिजिकल रूप में हो, है ना। फिजिकल रूप में मतलब जिसे आप छू सकते हो ऐसे, है ना, या वो डिजिटल रूप में हो। माफ करना, थोड़ी जुकाम है दिवाली के बाद से ही। ठीक है, तो फिजिकल या डिजिटल रूप में हो,
है ना, जिसमें कॉइन्स नोट्स आ सके, क्रिप्टो करेंसी आ गई, जैसे बिटकॉइन का एग्जांपल हमने दिया, तो वो भी हो सकता है। या फिजिकल नोट जगह, जैसे कि 500 का नोट, 2000 का नोट, है ना, 20 का नोट, 50 का नोट। एक एक तो ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि वो किसी गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक के द्वारा इश्यू होना चाहिए, या किसी राजा रानी के आदेश के द्वारा इश्यू होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन हो गई फिएट, किसी भी करेंसी को फिएट करेंसी होने के लिए। देखिए लीगल टेंडर के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीएससी ने, तो फिएट मनी के बारे में भी पूछा जा सकता है। अब आ गया लीगल टेंडर। एक और कंसेप्ट आता है लीगल टेंडर की। लीगल टेंडर क्या होता है? लीगल टेंडर होने के लिए क्या होना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि आप किसी क्रेडिटर को वो चीज़ दे रहे हैं, तो वो क्रेडिटर जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको मना नहीं कर सकता है किसी भी डेट के पेमेंट में, है ना, वो उस कंट्री के अंदर। जैसे इंडिया में अगर आप किसी में से पैसे उधार मांगते हो और वो आपको पैसा दे रहा है कि भैया 2000 रुपये का नोट दे दिया, तो आप उसको मना नहीं कर सकते कि मैं 2000 का नोट नहीं लूंगा, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि वो लीगल टेंडर है। समझे ना, यही है। यानी कोई भी डेट के कोई अगर पेमेंट करना हो उसके अंदर उसको मना नहीं कर सकता, वो है लीगल टेंडर। और लीगल टेंडर होने के लिए भी दो कंडीशन होनी चाहिए। कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? पहली कंडीशन तो वो फिएट मनी होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि कोई भी जो करेंसी है उसको लीगल टेंडर होने के लिए पहली उसकी शर्त होनी चाहिए, उसकी कंडीशन होनी चाहिए कि वो फिएट मनी होनी चाहिए। और फिएट मनी होने का अपना खुद का दो कंडीशन है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में आ गया आपको बात? दूसरी उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, किसी भी मनी को करेंसी को अगर लीगल टेंडर होना है तो फिएट मनी होने के साथ साथ उसे लीगली वैलिड भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसे लीगली वैलिड भी होना चाहिए। जितने भी प्रकार के डेट और ट्रांजैक्शन है पूरी कंट्री के अंदर, वहां पर उसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। कोई भी उसे रिफ्यूज नहीं करना चाहिए, कोई उसे रिफ्यूज नहीं कर सकता, है ना। ये कंडीशन है लीगली वैलिड होने की या लीगल टेंडर होने की। समझ में आ गया आपको बात? एक तो वो फिएट मनी होनी चाहिए। फिएट मनी हो गई, चलो जी, यानी वो फिजिकल और डिजिटल रूप में होगी, और किसी राजा रानी या सरकार या किसी सेंट्रल बैंक ने जारी कर दी, तो वो फिएट मनी होगी। फिर वो लीगली वैलिड होनी चाहिए, यानी किसी भी प्रकार का डेट अगर आपको चुकाना है थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में, भारत के किसी भी कोने में, भारत की अगर बात करें तो, है ना, तो उसे कोई मना नहीं कर सकता, उसे मना नहीं करना चाहिए। ये होगी लीगल टेंडर, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन बने और यहाँ पर कंफ्यूजन हो, उसके देखने के लिए हम थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे कैसे जो है वो कोई करेंसी जो है वो लीगल टेंडर होती है, फिएट हो सकती है, लीगल टेंडर नहीं भी हो सकती है ना। तो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ए बी सी डी और ई, ये पांच है। देखिए ये इंस्पायर्ड है, मृणाल सर जो पढ़ाते हैं ना इकोनॉमी, वहाँ से ये इंस्पायर्ड है ये टेबल, ठीक है ना। तो वहाँ से ये टेबल इंस्पायर है, मैंने वहीं से देख के ये टेबल को जो है बनाया है, ठीक है। हालांकि एग्जैक्ट जो है वैसा वैसा मैंने कॉपी नहीं करा, पर हाँ मैं इंस्पायर वहाँ से ये मैंने करा है, ठीक है। ये आपको इतना जानना चाहिए, और जो वहाँ से अगर हम कुछ देखते हैं तो क्रेडिट देना बनता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए बी सी डी और ई, पांच कॉलम हमने बना लिए, है ना। अब देखिए यहाँ हम टिक लगाते जाएंगे और बताते जाएंगे कि ये फिएट मनी है और लीगल टेंडर, इनके दो दो शर्तें हैं, है ना, ठीक है। वो करेंसी जो वो फिजिकल या डिजिटल कॉइन होनी चाहिए, फिर वो किसी गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक के द्वारा इश्यू होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अगर ए प्लस बी अगर हो जाता है तो वो क्या हो जाएगी, लीगल फिएट मनी हो जाएगी, ठीक है। अब लीगल टेंडर होने के लिए क्या चाहिए? एक तो उसे फिएट मनी होना चाहिए, साथ ही साथ उसे लीगली वैलिड भी होना चाहिए। अगर ये दोनों काम हो जाते हैं तो सी प्लस डी अगर जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, लीगल टेंडर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो कॉइन है, रूपी कॉइन है, और जो नोट्स हैं वो क्या भारत में, रूपी नोट है तो भारत की बात हो रही है ना, तो क्या वो भारत में फिजिकल या डिजिटल करेंसी है? तो हाँ भाई, जो नोट है वो फिजिकल है, फिजिकल रूप से, तो पहली कंडीशन पूरी होगी। क्या उसे सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट ने इशू किया है? तो हाँ, 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का नोट उसको सरकार इशू करती है, और बाकी नोट्स को जो है आरबीआई इशू करता है, तो सेंट्रल बैंक या आरबीआई उसे इशू करते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ये फिएट करेंसी तो है, ए प्लस बी उसकी पूरी हो गई, इसका मतलब ये फिएट करेंसी तो है। समझ में आ गया आपको बात? अब क्या वो लीगली वैलिड है? तो इसमें देखेंगे वो फिएट करेंसी तो है, तो पहली जो शर्त है वो तो पूरी होगी। दूसरा है, क्या वो रूपी कॉइन है या रुपए 1 रुपए का नोट है, क्या वो लीगली वैलिड है ना। तो हाँ वो लीगली वैलिड है। आप 1 रुपए का नोट जो है वो चलन में है, आप किसी को जाके दोगे या 1 रुपए का सिक्का दोगे तो वो लेने के लिए बाध्य है। आजकल जैसे ऐसा कुछ चला ना, वो
छोटा वाला 1 रुपये का सिक्का आता है उसको लोग लेते नहीं है, तो ये गलत चीज़ है ना, वो नहीं लेते तो आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं, और हमने करी भी है उसकी, है ना, लेना पड़ेगा उनको क्योंकि वो लीगली वैलिड है। अगर वो फिएट करेंसी है साथ ही साथ वो लीगली वैलिड है तो फिर वो लीगल टेंडर भी है 1 रुपये का सिक्का। अब 200 रुपये नोट के मामले में देखें तो सेम टू सेम ऐसा ही है ना। अब देखो यहां तक तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा अच्छा खासा, ठीक है। एक मिनट, एक बार हम यहां से क्लियर कर लें, ठीक है। यहां तक तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये तो सारे के सारे लीगल टेंडर हैं और जो है चलन में हैं सारे। अब देखो यहां पर जो डीमोनेटाइज हो गए 500 का नोट और 1000 का नोट, क्या वो फिजिकल नोट है या फिजिकल कॉइन है या डिजिटल कॉइन है? तो हाँ फिजिकल है, 500 का नोट 1000 का नोट अभी भी है तो सही ना, ठीक है साहब। क्या उन्हें किसी सेंट्रल बैंक ने इशू किया था? अब भाई जब अभी चलन में नहीं है मगर जब इशू किया था तो उन्हें किसी सेंट्रल बैंक ने इशू किया ही था ना, इंडिया के सेंट्रल बैंक ने, आरबीआई ने कराया था ना, तो इसका मतलब उन्हें किसी सेंट्रल बैंक ने भी इशू किया था। तो एक भी और बी भी दोनों पूरी हो गई, इसका मतलब ये फिएट करेंसी तो है ना। ये क्या हो गया, ये फिएट करेंसी तो है। 1000 और 500 के जो पुराने नोट हैं महात्मा गांधी सीरीज वाले वो अभी प्रचलन में नहीं है, परंतु वो फिएट करेंसी तो है, क्योंकि फिएट करेंसी होने के लिए क्या चाहिए, डिजिटल या फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए तो है। दूसरा उसे किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या तो उसे किसी गवर्नमेंट या तो किसी बैंक, सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू किया जाना चाहिए, तो बिल्कुल आरबीआई ने उनको इशू किया था, तो फिएट करेंसी तो है। अब फिएट करेंसी है, एक कंडीशन पूरी होगी लीगल टेंडर होने के लिए। दूसरी, लीगल टेंडर होने के लिए वो लीगली वैलिड भी होने चाहिए। तो क्या वो लीगली वैलिड है? आज 500 और 1000 के नोट लीगली वैलिड है? नहीं है। क्या कोई दुकानदार उनको लेने के लिए बाध्य है? नहीं है, वो मना कर सकता है। इसका मतलब है वो लीगली वैलिड नहीं है, इसलिए वो लीगल टेंडर भी नहीं है। आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, ऐसा पता होना चाहिए, कंफ्यूजन अगर हो जाए तो। अब देखिए कोई फॉरेन करेंसी है जैसे कि डॉलर हो गया, युआन हो गया, कोई भी फॉरेन करेंसी है, यूरो युआन जो भी है। अब क्या वो फिएट करेंसी है? तो हाँ वो फिएट करेंसी तो है। कैसे फिएट करेंसी है? क्योंकि उन्हें वो फिजिकल फॉर्म में है, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में तो वो है ही है। दूसरी बात, उन्हें किसी देश के तो सेंट्रल बैंक ने इशू किया ही होगा भाई। अगर यूएस डॉलर है तो यूएस का जो फेडरल रिजर्व है उसने इशू किया ही है वहाँ का। अगर चाइना का है तो चाइना का जो पीपल्स बैंक है उसने इशू करा है, तो वहाँ के सेंट्रल बैंक ने इशू किया है उनको, साथ ही साथ वो फिजिकल फॉर्म में भी है। तो ये तो उनकी कंडीशन पूरी होगी, मतलब भारत में जो फॉरेन करेंसी है वो फिएट मनी तो है, फिएट तो वो है, क्योंकि ए प्लस बी जो है वो इनकी कंडीशन पूरी हो रही है, तो ये फिएट करेंसी तो है। पर क्या वो भारत में लीगली वैलिड है? क्या आप किसी दुकानदार को जाके ये कह सकते हो सामान खरीद के कि लो भाई मैं आपको $10 का बिल दे रहा हूँ या $10 का नोट दे रहा हूँ, वो नोट को बिल कहते हैं वहाँ पर, है ना, तो ये $10 का बिल दे रहा हूँ, तो क्या वो एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य है? नहीं बाध्य है, वो मना कर सकता है। इसका मतलब वो लीगली वैलिड यहाँ पर नहीं है। वो अगर चाहे तो ले सकता है मगर वो मना भी कर सकता है, समझ रहे आप बात। इसका मतलब वो लीगल टेंडर नहीं है। तो क्या फॉरेन करेंसी भारत में लीगल टेंडर है? नहीं है, फॉरेन करेंसी जो है वो भारत में लीगल टेंडर नहीं है, ठीक है ना। ऐसा सेम टू सेम जो है वो बिटकॉइन के मामले में भी है। बिटकॉइन देखो डिजिटल फॉर्म में तो है, ठीक है ना, डिजिटल फॉर्म में तो है, तो एक कंडीशन तो पूरी कर रहा है फिजिकल या डिजिटल फॉर्म में होने की। तो बिटकॉइन जो है वो एक कंडीशन तो पूरी कर रहा है कि वो डिजिटल फॉर्म में कॉइन है, बट उसे किसी सेंट्रल बैंक, राजा रानी या सरकार ने इशू नहीं किया, तो दूसरी ही कंडीशन ये पूरी नहीं कर रहा। इसका मतलब ये फिएट मनी भी नहीं है, ये फिएट मनी भी नहीं है, और जब फिएट ही नहीं है तो वो लीगल टेंडर भी नहीं होगा। आप समझ रहे बात? आप समझ में आई आपको बात? ठीक है, ये चीज़ें आपको ये समझ लेनी है। एक बार में समझ में नहीं आए तो आप क्या करना, एक बार फिर से रिवर्स करना और फिर आप आराम से देख लेना शांति से। तो ये हो गया लीगल टेंडर। अब ये जो लीगल टेंडर नाम की चिड़िया है ये भी दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की, दो प्रकार की होती है। कौन से? एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर, एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अब आप कहोगे सर ये क्या बात आ गई? देखो यहाँ पर फोटो ऐसा है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या है दिख रहा है आपको? ये सिक्के दिख रहे हैं ना, एक का, 5 2 रुपए का यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना, 5 का आपको दिख रहा है, ये सिक्के आपको दिख रहे हैं। इधर क्या है? 500 का नोट है, 2000 का नोट है, आपको ये दिख रहे होंगे, है। इसका मतलब है, माफ कीजिएगा, तो लीगल टेंडर, लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब क्या हो गया
कि जो रेसिपिएंट है वो एक हद तक उनको लेने के लिए सिर्फ बाध्य है, उस हद के बाद में लेने के लिए वो बाध्य नहीं है। एक लिमिट, सर्टेन लिमिट के बाद में वो उनको एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य या बाउंड नहीं है। ऐसा किसमें कहा गया है? ऐसा कॉइनेज एक्ट 2011 है ना, उसमें ऐसा कहा गया है ना, उसमें ऐसा कहा गया है कि एक सर्टेन लिमिट तक जो है वो रेसिपिएंट उनको एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड है, उसके बाद में बाउंड नहीं है ना। तो वो लिमिटेड हुआ ना, एक लिमिट हुई, इसलिए उनको लिमिटेड लीगल टेंडर कहा जाता है। लीगल टेंडर का मतलब जिसे एक्सेप्ट करना ही होगा, और लिमिटेड लग गया इसका मतलब एक हद तक उन्हें एक्सेप्ट किया जा सकता है। जैसे कि 1 रुपये का पेपर नोट हो या 1 रुपये का सिक्का हो, उनको 1,000 रुपये तक ही आप दे सकते हो। ऐसा अगर मान लो किसी को 10 लाख रुपए देने हो, 1 करोड़ रुपए देने हो, ऐसा मान लीजिए, 10 लाख ही मान लीजिए, 1 करोड़ बहुत ज़्यादा हो गया, और एक आदमी 1-1 रुपये का सिक्का लेकर चले जाए उसके आदमी के पास में, तो वो तो गिनते गिनते पागल हो जाएगा, उसको भी असुविधा होगी ना। तो इस असुविधा से बचने के लिए ऐसे छोटे डिनोमिनेशंस वाले जो कॉइन्स और करेंसी नोट्स हैं, इनको लिमिटेड लीगल टेंडर बना दिया गया। यानी अगर आपके पास आप 1-1 रुपये के सिक्के वगैरह लेके जाते हो, तो आप 1,000 रुपये तक का पेमेंट किसी को कर सकते हो, वहां तक वो मना नहीं कर सकता। आप किसी को 500 रुपये देने हैं, तो आप उनको एक एक के सिक्के 500 दे सकते हो, और वो मना नहीं कर सकता। अगर मना करता है तो आप कंप्लेंट कर सकते हो उसकी, है ना। और 50 पैसा का आप कहोगे सर 50 पैसा चलता कहाँ है, तो 50 पैसा चलता है, वो लीगल टेंडर है। आप कहोगे सर कोई लेता तो है ही नहीं, तो भाई नहीं लेता तो ये आपकी भी कमी है और उसकी भी कमी है, आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। कर्नाटक में तो अभी भी 50 पैसे का सिक्का चलता है, क्योंकि मैं कर्नाटक रहा हूँ, मुझे पता है 50 पैसे का सिक्का चलता है। दिल्ली वगैरह में देखिए 1 रुपये के 100 छोटे वाले सिक्के के में ही आनाकानी करते हैं कि नहीं लेंगे, वो नहीं। आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हो 100 नंबर पे कॉल करके, आराम से वो लेंगे ही लेंगे बाद में। ऐसे शांति से लेंगे, नहीं तो वो अशांति से लेंगे, है ना। वो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि हमने ऐसा किया हुआ है और उनको एक्सेप्ट करना पड़ा था बाद में, है ना। तो अगर आप 50 पैसे जो है उससे अगर पेमेंट करते हो, तो आप मैक्सिमम 20 कॉइन्स दे सकते हो, है ना। अब आप मान लीजिए कि किसी को 1 लाख रुपए के देने हो, आप 50-50 पैसे के सिक्के लेके चले गए 2 लाख, तो ऐसा एक्सेप्ट करने के लिए वो बाध्य नहीं। वो कहेगा भाई मैक्सिमम कानून के अनुसार, इंडियन कॉइनेज एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग में मैक्सिमम 20 कॉइन ले सकता हूँ अगर आप 50 पैसे के कॉइन लेके आते हो। और 50 पैसे से जो भी कम के कॉइन है वो लीगल टेंडर नहीं है, उनको विड्रॉ कर लिया गया है, ये आपको याद रखना है ना। उनको 2011 में ही विड्रॉ कर लिया गया। आपको पहले 25 पैसे भी, अगर हमारे वाली जनरेशन के हैं तो 25 पैसे का सिक्का भी आपने देखा होगा, है ना। तो जो 10 पैसे है, 25 पैसा है, वो अब लीगल टेंडर नहीं है। तो मिनिमम डिनोमिनेशन जो लीगल टेंडर है वो इंडिया में है 50 पैसा, ना कि 1 रुपया। ये आपको याद रखना, ठीक है। ये लीगल हो गया, लिमिटेड लीगल टेंडर। अब आया अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड का मतलब हो गया कि कितने पेमेंट करना हो आप ये दे सकते हो, और वो अगला आदमी मना नहीं कर सकता। भारत में कोई भी जो है वो मना नहीं कर पाएगा इनको, है ना। तो इनके ऊपर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भैया 1000 नोट दें, 2000 नोट दें, ऐसा, है ना। आरबीआई एक्ट 1934 है, उसके सेक्शन 36 जो है उसके अंदर लिखा गया है कि जो है जो बैंक नोट है वो पूरे भारत में लीगल टेंडर है, ऐसा आरबीआई एक्ट में ही लिखा गया है ना। तो वो कितने भी बड़े पैसे जो हैं, कितने भी बड़ा अमाउंट हो, उसकी राशि को उसको सेटल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और मना नहीं किया जा सकता किसी के द्वारा कि मैं पैसे नहीं लूंगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो स्टार लगा है, इसका मतलब क्या? कंडीशन अप्लाइड। कंडीशन अप्लाइड क्या? 2017 में फाइनेंस एक्ट 2017 ला गया, उसमें कहा गया कि मैक्सिमम जो कैश है वो 2 लाख रुपए ही, एक बार में 2 लाख रुपए का पेमेंट ही किया जा सकता है। अगर इससे ज़्यादा अगर आपने कैश में पेमेंट किया तो फिर आप पे पेनल्टी लगेगी, है ना। तो अब आप कहोगे सर आपने तो कंफ्यूज कर दिया, तो क्या जो करेंसी नोट्स हैं क्या वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर हैं या लिमिटेड लीगल टेंडर? देखिए टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जाए या पीवाई, या आप समझो कि एमसीक्यू के अकॉर्डिंग जाए, तो हमें क्या लगाना है कि जो करेंसी नोट्स हैं वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं, यानी उनको नहीं किया जा सकता। ये तो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ऐसा एक्ट बना दिया गया है। समझ में आ गई आपको बात, है ना। 1 रुपए के नोट को अगर छोड़ दें तो बाकी जितने भी करेंसी नोट्स हैं वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। ये एमसीक्यू के लिए आपको याद रख लेना है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्वेश्चन आया भी है, तो बिल्कुल आया। देखिए ये है प्री 2018 का क्वेश्चन, है ना। और ये मैंने दी है 2018 की, तो मैं ये करके आया था और मेरा सही भी था, है ना। देखिए विच करेक्टली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी, है ना। यानी कि लीगल टेंडर मनी का करेक्ट डिस्क्रिप्शन इनमें से कौन सा है, इसका मतलब कौन डिस्क्राइब करता है? द मनी विच इज टेंडर्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ टू डिफ्रे द फी ऑफ लीगल केसेस, द मनी विच
A creditor is under compulsion to accept in settlement of his claim the bank money in the form of checks, drafts, bills of exchange, etc. The metallic money in circulation in a country. सोचो इसका आंसर क्या है। वीडियो पॉज करो, एक बार सोचो, अभी जो मैंने समझाया उसके हिसाब से सोच के देखो। ठीक है, अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगर आपने गलत लगाया है तो मतलब आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, आगे से लेक्चर को ध्यान से सुनना, और अगर आपने सही लगाया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। ये छोटे छोटे स्टेप्स ही आपके प्रीलिम्स क्लियर करवाएंगे। तो जो क्रेडिटर जो है वो अंडर कंपल्शन होता है, यानी बाध्य होगा उस पर, उसको एक्सेप्ट करना ही वो है लीगल टेंडर, उनको मना नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला देखिए, यूपीएससी में ही क्वेश्चन, यूपीएससी अरेंज करवाती है, ये करवाती है एग्जाम सीडीएस का, 2011 में पूछा गया। इन इंडिया द मिनिमम डिनोमिनेशन कॉइन एक्सेप्टेबल फॉर ट्रांजेक्शन इज 50 पैसे। कॉइन्स बिलो 50 पैसे इज नॉट ए लीगल टेंडर फॉर पेमेंट। सोचो इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए ओनली, ऑप्शन बी ओनली, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नीदर 1 नॉर 2। सोच के देखो क्या है, सोच लिया। इसका आंसर आएगा बोथ 1 एंड 2, है ना। तो यहां पर क्या है, मिनिमम जो है वो कितना है, 50 पैसा। मैंने अभी भी आपको बताया था। कुछ लोग 1 रुपये सोच लेते हैं कि यार हमारे यहाँ तो नॉर्थ इंडिया में तो 1 रुपये चलता ही नहीं है, दिल्ली में 1 रुपये चलता ही नहीं है, इसका मतलब 50 पैसे चलते ही नहीं है, इसका मतलब ये लीगल टेंडर नहीं है। नहीं, क्योंकि आरबीआई ने इसे ऑफिशियली वापस नहीं लिया है, विड्रॉ नहीं किया है अभी, इसलिए ये लीगल टेंडर है, और मिनिमम डिनोमिनेशन 50 पैसे है लीगल टेंडर का। और यहाँ पर क्या है, कॉइन्स बिलो 50 पैसे इज नॉट लीगल टेंडर फॉर पेमेंट। हाँ, क्योंकि इनको वापस ले लिया गया, इनको विथड्रॉ कर लिया गया ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। तो अगर आपने इसका आंसर सही लगाया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और अगर गलत लगाया है तो आप लेक्चर ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, ध्यान से सुनो, है ना। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो फैक्ट्स देख लेते हैं। अगर यूपीएससी पूछ ले अगर गलती से भी कहीं, तो आरबीआई ने एक ऐप लॉन्च किया था, मनी, है ना, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, ऐसा करके इसकी फुल फॉर्म है ना। तो ये मनी ऐप क्या हुआ, देखिए आप और हम तो किसी नोट को अगर देखना हो तो देख के बता सकते हैं कि भाई 500 का है, 2000 का है, 20 का है, 10 का है, 50 का है। पर जो विजुअली इम्पेयर्ड है ना, जिनको दिखाई नहीं देता है, वो कैसे पहचानेंगे। हाँ, तो उनके लिए ये ऐप लाया गया है आरबीआई के द्वारा, मनी ऐप। ये ऐप है, इसमें वो कॉइन जो करेंसी है उसको स्कैन करेंगे और उसमें जो है आवाज़ आएगी और वो बता देगा कि ये कितने रुपये का नोट है। चाहे वो फोल्ड भी हो रखा हो नोट तो भी बता देगा कि 500 का है कि 2000 का है, 10 का है कि 50 का है। ठीक है ना, ठीक। पर इसकी एक कमी इसकी ये है मनी ऐप की, कि ये नहीं बता सकता कि वो नोट फेक है या फिर असली है, ये नहीं, जेन्यून है या फेक है, ये वो नहीं बता सकता। अगर इसमें मान लीजिए कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, वो ब्लाइंड है, साथ ही साथ डेफ भी है, तो वो सुनेगा कैसे। 1 मिनट पानी पी लूं, है ना। ऐसे तो मोबाइल बोल के बता देगा कि 500 का नोट है, मगर वो देखने के साथ सुन भी नहीं सकता। तो फिर उसमें मोबाइल में वाइब्रेशन होगा, उन वाइब्रेशन की हेल्प से फिर वो पहचान लेगा कि कितने रुपए का नोट है ना। ये एक यहाँ पर थोड़ा सा मनी ऐप के बारे में हो गया, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो अपने यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी शेड्यूल में दिए गई है। मैंने पॉलिटी वाले जो सीरीज़ है अपनी, उसमें मैंने बताया था शेड्यूल्स, पूरी शेड्यूल्स मैंने समझाई है उसमें। तो 8th शेड्यूल है, उसमें हमारे यहाँ लैंग्वेज दी गई है। कितने लैंग्वेज हैं 8th शेड्यूल में, 22 लैंग्वेज हैं। तो क्या 22 लैंग्वेजेस लिखी होती है किसी करेंसी नोट पर, नहीं, मात्र 17 ही लिखी होती हैं, है ना। बैक साइड में 15 होती है, प्लस ओवर साइड या जिसे फ्रंट साइड कहते हैं उसे 2 लिखी होती है, हिंदी और इंग्लिश, है ना। तो सारी 22 की 22 भाषाएं नहीं लिखी होती है। तो ऐसा स्टेटमेंट बन जाए कि भारत में करेंसी नोट पर वैसे यूपीएससी में नहीं बनेगा ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि करेंसी नोट ले जाना जो है वो यूपीएससी प्रीलिम्स साथ साथ मेंस में अलाउड होता है। तो कोई नोट निकाल के देख लेगा, उस पर गिन के देख लेगा, तो है ना, ऐसा वैसा बनेगा नहीं, है ना। तो फिर भी जानकारी के लिए जानते रहिए। और 2000 रुपये का नोट जो है वो जो नवंबर 2016 में नोटबंदी हुई थी, उसके बाद में जो है डिमोनेटाइजेशन के बाद में 500 और 2000 रुपये का जो नोट लाया गया था नया वाला, उसमें से 2000 रुपये के नोट को विथड्रॉन कर लिया गया है आरबीआई के द्वारा। तो आप कहोगे क्या इसका डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया है, तो नहीं, क्योंकि आरबीआई ने ऑफिशियल रूप से इसको ये नहीं कहा कि हम इसको डिमोनेटाइज कर रहे हैं। आरबीआई ने ये कहा कि हम इसको विथड्रॉ कर रहे हैं, इसे वापस ले रहे हैं। ठीक है, तो ये लीगल टेंडर अभी भी है। जबकि नवंबर 2016 में
जो पुराने वाले 500 और 1000 रुपए के नोट जो है उनको उनको डिमोनेटाइज कर दिया गया, तो क्या वो लीगल टेंडर है? तो वो लीगल टेंडर नहीं है। परंतु ये 2000 वाले नोट को विदड्रॉ कर लिया गया है, पर ये अभी भी लीगल टेंडर तो है ही है, लीगल टेंडर है अभी भी, है ना। ये आपको याद रखना है। तो कहीं आपको आपने ये सुन लो कि हाँ भाई 2000 के नोट को विड्रॉ कर लिया गया तो वो अब लीगल टेंडर भी नहीं रहा, तो ऐसी बात नहीं है, वो अभी भी लीगल टेंडर तो है ही है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना। ठीक, अब यहाँ पर कुछ और थोड़े से फैक्ट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है 1 रुपए के जो कॉइन्स, जितने भी कॉइन्स होते हैं वो, साथ ही साथ 1 रुपए का नोट। 1 रुपए का नोट जो है उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी जो होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन यहाँ पर होते हैं 1 रुपए के नोट पे। और बाकी जितने भी करेंसी नोट्स होते हैं उनके ऊपर किसके साइन होते हैं? आरबीआई गवर्नर के नोट होते हैं। और उस पर लिखा होता है ना, मैं धारक को 10 रुपए देने का वचन अदा करता हूँ। वैसा इस 1 रुपए के नोट पर आप देखोगे तो नहीं लिखा हुआ होगा कि मैं धारक को 10 रुपए देने, 1 रुपए देने का वचन अदा करता हूँ, इस पर नहीं लिखा होगा, है ना। तो आपको याद रखना है, जितने भी कॉइन्स होते हैं वो, साथ ही साथ 1 रुपए का नोट कौन इशू करता है? गवर्नमेंट इशू करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। बाकी जितने भी 1 रुपए के नोट को छोड़ के जितने भी नोट हैं वो सबके साथ आरबीआई इशू करता है अंडर आरबीआई एक्ट। समझ में आ गया आपके बात? फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो 1 रुपए का नोट जो है वो इशू करता है ना। डिमोनेटाइजेड जो करेंसी कर दी गई थी 500 रुपये, 1000 रुपये, वो लीगल टेंडर अब नहीं है। और जो कॉमेमोरेटिव कॉइन्स होते हैं ना वो भी लीगल टेंडर नहीं होते, यानी किसी यादगार जो सिक्के होते हैं ना, याद में सिक्के जारी करते हैं ना, कि किसी की जयंती आ जाती है, किसी का बर्थडे आ जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का आ गया, अटल बिहारी वाजपेयी का आ गया, तो कॉमेमोरेटिव कॉइन्स जारी कर दिए जाते हैं, 1000 का, 500 का जो सिक्का जारी कर दिया जाता है, तो वो भी लीगल टेंडर नहीं होते जब तक कि उन्हें आरबीआई जो है वो एक्सप्लिसिटली नोटिफाइड नहीं कर दे कि हाँ भाई ये जो है वो लीगल टेंडर है, तब तक वो लीगल टेंडर नहीं होते हैं। आपको ये याद रखना है। अब 2002 सॉरी माफ कीजिएगा, 2000 का जो नोट है उसे 2023 में इसको क्या कर दिया गया? विथड्रॉन कर लिया गया, यानी इसे डिमोनेटाइज नहीं किया गया बल्कि विथड्रॉ किया गया है। अब आरबीआई को जब इसमें पूछा गया कि आपने क्यों 2000 का नोट जो है उसको विड्रॉ किया, क्या इसको विड्रॉ करने का उद्देश्य भी ब्लैक मनी, करप्शन, फेक नोट से लड़ना है? तो आरबीआई ने कहा नहीं, मतलब आरबीआई ने ऐसा कुछ उसमें मेंशन नहीं किया अपने ब्रीफ में कि हम हमारा जो है 2000 का नोट वापस लेने का उद्देश्य जो है वो ब्लैक मनी, टेररिज्म हो गया, करप्शन से लड़ना है, ऐसा उसने कुछ नहीं बोला। तो क्या बोला? तो उसने बोला 2000 का जो नोट है उसको टेम्परेरी बेसिस पे ही इशू किया गया था। क्यों? क्योंकि 2016 में जब इनको जब डिमोनेटाइज किया गया था तो करेंसी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, तो उस कमी को पूरा करने के लिए इसे टेम्परेरी मेजर के तौर पर इशू किया गया था, है ना, ताकि जब एडिक्वेट सप्लाई हो जाएगी तब इनको वापस ले लेंगे। और अब अगर 100, 200 और 500 के नोट की अगर देखें हम, तो एडिक्वेट सप्लाई हो चुकी है, इसलिए हम इसको वापस ले रहे हैं, ठीक है। और अगर हम देखें तो 2000 के नोट को कॉमनली किसी ट्रांजेक्शन में यूज़ भी नहीं किया जाता है ना, इतने बड़े नोट को कौन ही यूज करेगा, है ना। तो इसको कॉमनली यूज़ भी नहीं किया जाता, इसलिए भी भाई हम वापस ले रहे हैं इसको, ठीक है। फिर आरबीआई ने कहा कि आरबीआई की एक पॉलिसी है क्लीन नोट पॉलिसी। इसमें आरबीआई कहता है कि भाई हम एकदम अच्छी क्वालिटी के और सही कंडीशन वाले नोट जो है वो मार्केट में रखना चाहते हैं। और आरबीआई ने कहा कि भाई जो हमने ये 2000 के नोट बनाए थे इनका लाइफ स्पैन ही 4 से 5 साल का ही है, 4 से 5 साल बाद में ये खुद ही खराब होने लग जाएंगे। और 2017-16 में हमने इशू किया था तो 5 साल अब होने को आए, इसलिए ये इससे पहले कि ख़राब हो, डिटेरियोरेट हो, इसलिए हम पहले इनको वापस ले लेते हैं, है ना। तो ये आरबीआई के जो है वो रीज़न है। आरबीआई ने ये कहीं नहीं कहा है कि जो है वो ब्लैक मनी से लड़ने, करप्शन से लड़ने के लिए जो है 2000 का नोट वापस विड्रॉ किया गया। अभी भी ये लीगल टेंडर तो है ना, ये लीगल टेंडर तो अभी भी है। 2000 का नोट अगर आप कहीं पर जाके देते हो तो वो लेगा, है ना, उसको लेना पड़ेगा। पर क्या है, इसको विड्रॉ कर लिया गया है, यानी सरकार जो आरबीआई में आप इसको जमा करा दो किसी बैंक में और इसके बदले में आप दूसरे नोट ले सकते हो। 1000 के, 1000 का तो खैर नहीं है, 500 के, 100 के ऐसे नोट ले सकते हो। इसमें हो गया। तो कहीं मेंस में क्वेश्चन आ जाए और आप धड़ाधड़ लग जाओ कि हाँ भाई वहाँ डिमोनेटाइज किया गया था, उसका उद्देश्य ब्लैक मनी, करप्शन से लड़ना था, तो यहाँ ये विड्रॉ किया गया है, इसका भी बस भावनाओं में बह के लिख दो, तो नहीं, इसका उद्देश्य ऐसा आरबीआई ने बताया ही नहीं है। तो बढ़िया अपना ये छोटा सा एक लेक्चर हो गया है ना। मैं इसको इसीलिए छोटा सा एक रखना चाह रहा था क्योंकि आगे जब हम बैंक मनी पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सी चीज़ें बहुत सारी, इसमें भी लीगल टेंडर क्या है, फिएट मनी क्या है, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है। जो पहली पहली बार पढ़ेगा उसको कन्फ्यूजिंग लगेगी, तो कन्फ्यूजन ना हो तो छोटे छोटे लेक्चर बना दे रहा हूँ मैं, है ना। तो अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे
बैंक मनी के बारे में, है ना, जिसमें हम देखेंगे चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम क्या होता है, यूपीआई क्या होता है, ये सब चीज़ें उसमें देखने वाले हैं। तो बस आज का लेक्चर यही समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपको कोई भाई बंधु मित्र सका हो तो आप चैनल अवश्य रिकमेंड करें, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।